दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, ईमानदार चोर। ये कहानी आपके भीतर ईमानदारी का भाव भर देगी। ये कहानी एक ऐसे भावुक चोर के बारे में है जो चोरी कर तो लेता है पर मन ही मन खुद को कोसने लगता है। अपनी गलती को सुधारने के लिए वो सामान के मालिक को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो अपनी सारी मजबूरी बताता है। वो लिखता है कि क्षमा कर दो, मैंने ये चोरी जानबूझकर नहीं की। दरअसल मेरी बहन घर में कुंवारी बैठी है और उसकी शादी की जिम्मेदारियों के कारण मैं मजबूर था। मुझे और कोई तरीका ना मिला, इसलिए मैं आपका सारा सामान वापस कर रहा हूँ। आखिर में मालकिन भी ईमानदार चोर के इस पत्र से भावुक होकर मुकदमा वापस ले लेती हैं और चोर की परेशानी समझकर उसकी बहन की शादी का सारा खर्चा खुद उठाती हैं। अब वो दोनों परिवार एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और कैसे आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस
गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। हर सुबह मस्जिद की अजान के साथ ही नेहा जाग जाती थी और उसके बाद रोज की दिनचर्या शुरू हो जाती थी, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, बिस्तर लगाना इत्यादि। हर लड़की की तरह नेहा को भी सजना, संवरना और श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए रोज सुबह उठकर वो नहा धोकर और श्रृंगार करके तैयार हो जाती थी। तैयारी कुछ ऐसी होती थी जैसे अभी कहीं जाना पड़ जाए। कहते हैं औरतों का श्रृंगार है गहना, इसलिए नेहा को भी गहनों का बहुत शौक था। तरह तरह के गहने जिनके अंदर हीरे और पन्ने लगे हुए थे, जिनकी कीमत करोड़ों से कम नहीं थी। ऐसे गहने और आभूषण इकट्ठा करना नेहा को बेहद ही पसंद था। वो बार बार अपने पिता से जिद किया करती थी कि उसे नए गहने चाहिए और पिता भी उसे दिला दिया करते थे, क्योंकि वो बहुत होनहार और पढ़ाई में अव्वल थी। नेहा एक अच्छे घर की लड़की थी। उसके अंदर के संस्कार और तहजीब उसे अपने परिवार से विरासत में मिले थे। परंतु आज न जाने क्या हुआ, अजान की आवाज के बाद भी नेहा बिस्तर से उठ नहीं पाई। रोज तो उठ जाया करती थी, परंतु आज ही कुछ अलग बात थी। हालांकि उसकी नींद तो खुल चुकी थी, परंतु फिर भी पलंग छोड़ने का मन नहीं था। न जाने ऐसा क्या हुआ था जो आज उसका मन बेचैन था। थोड़ी थोड़ी देर तक वो छत पर लगे पंखे को निहारती रहती और कभी करवट बदलती रहती। फिर अचानक अपने आप ही बिस्तर से उठ गई और रसोई घर की तरफ जाने लगी। नेहा ने पानी लेकर उसमें चाय पत्ती डाली और चीनी आदि डालकर उबालने के लिए रख दी। इसके बाद वो मेन गेट की तरफ जाती है और अखबार उठा लेती है। जैसे ही उसने अखबार उठाया, वो अचानक से आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि उसने एक सफेद रंग का लिफाफा बगल में पड़ा हुआ देखा। लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि ये पत्र सिर्फ नेहा दीदी के लिए है और कोई इसे ना पढ़े।
ना तो उस पत्र पर किसी का नाम लिखा हुआ था और ना ही पता। न जाने कौन अजनबी मेन गेट पर इसे डालकर चला गया था। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उस पर डाकघर की सील भी नहीं थी। इसका मतलब तो साफ था कि कोई खुद इसे यहाँ आकर डाल गया था। लेकिन वो कौन था और क्यों ये लिफाफा डालकर गया? इसी उधेड़ बुन में लगी हुई नेहा तेजी से लिफाफा फाड़ देती हैं कि उसमें क्या है। अंदर एक पत्र रखा हुआ मिलता है। पत्र हाथ में लेकर वो कुछ पल सोचती रही कि अब मैं क्या करूं? क्या मुझे इसे पढ़ना चाहिए या फिर फाड़कर फेंक देना चाहिए? मैं सोच रही थी कि न जाने किस अजनबी ने ये काम किया है और किस वजह से किया है। इस तरीके से किसी को पत्र लिखने का क्या मतलब है? फिर नेहा ने सोचा कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अगर बिना पढ़े मैं पत्र फेंक देती हूँ तो ये उचित नहीं होगा। जरा जाने तो सही है कौन और उसकी क्या मंशा है। ऐसा सोचकर वो तेजी से पत्र खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है। नेहा दीदी, नमस्कार। दीदी, मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने अपराध ही कुछ ऐसा किया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। दीदी, मैं वो बदनसीब चोर हूँ जिसने आपके घर के बेशकीमती आभूषणों पर और नकद रकम पर हाथ साफ किया था। मैं उसी चोरी की बात कर रहा हूँ जो 3 दिन पहले आपके घर में हुई थी। लाखों की रकम और लाखों के आभूषणों की चोरी कोई मजाक नहीं थी। इसलिए पहली लाइन पढ़ने के बाद ही तुरंत नेहा के मन में चोर को पकड़ने और पुलिस में दे देने की इच्छा प्रकट हुई। जिस घटना को नेहा भुला देना चाहती थी वो अचानक उसके सामने आ गई और अपना असली स्वरूप दिखाने लगी। नेहा के प्रिय आभूषण जिनका श्रृंगार करना वो बहुत पसंद किया करती थी, अचानक से कोई चोर न जाने किस इरादे से घर से चुरा कर ले गया। 3 रोज पहले जो कुछ भी हुआ था वो घटना पत्र की पहली लाइन पढ़ते ही नेहा के आंखों के सामने जीवंत हो जाती है। चोर लिखता है कि मैं जानता हूँ दीदी कि जिस तरह से मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और आप मुझ पर गुस्सा करोगे। आपका गुस्सा करना भी जायज़ है, क्योंकि मैंने शायद काम ही ऐसा कर दिया है जिसको कोई भी क्षमा नहीं करेगा। आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसा चोर है
जो चोरी करने के बाद भी पत्र लिख रहा है और चोरी पर अफसोस कर रहा है। मैं जानता हूँ जिन आभूषणों और रुपयों को आपने जीवन भर मेहनत करके कमाया होगा, उनको चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के अनेकों सपनों और ज़रूरतों को तोड़ दिया होगा। कल सुबह जब मैं उठा और चाय के ठेले पर चाय पीने गया तो चाय वाले ने जो अखबार मुझे पकड़ाया उसकी पहली खबर पढ़कर न जाने मुझे बहुत अफसोस हुआ, बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और ये पढ़कर तो और भी ज़्यादा बुरा लगा कि मेरे कारण आपकी शादी भी निरस्त हो गई, जो बहुत जल्द होने वाली थी। मुझे कुछ ऐसा लगा कि अपनी जिस बहन की शादी के लिए मैंने ये चोरी की थी, उसी बहन का हंसता खेलता परिवार बसने से पहले ही जैसे मैंने अपने हाथों से ही उजाड़ दिया। हाँ दीदी, मेरी भी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है शीला, और परिवार में हम 3 ही लोग रहते हैं, मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ। इससे पहले कि मैं आपको अपने दुख के बारे में बताऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे। मैंने ये चोरी मजबूरी में की है, ना कि मेहनत से बचने के लिए या भागने के लिए। मैं उन चोरों की तरह नहीं हूँ जो हालात से भागकर आलस के कारण ऐश और आराम के लिए चोरी करते हैं। इसलिए कबूल करना चाहता हूँ कि ये काम मैंने बेहद मजबूरी और लाचारी की अवस्था में किया है। हाँ दीदी, दरअसल मैं स्नातक हूँ और अच्छी पढ़ाई कर चुका हूँ। फिलहाल बेरोजगार चल रहा हूँ और पिता का देहांत भी बचपन में ही हो गया था। मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करके हम दोनों भाई बहनों को पाला पोसा। मेरी माँ के त्याग और समर्पण के कारण हम दोनों भाई बहन पढ़ाई लिखाई कर सके। साथ ही साथ स्नातक की पढ़ाई भी हमने पूरी कर ली, परंतु बेरोजगारी का माहौल ही कुछ ऐसा है जिसने लाखों युवाओं को अपनी चपेट में ले रखा है। फिलहाल के लिए हम किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश कर रहे थे, परंतु कई जोड़ी चप्पल घिसने के बाद भी नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ रहे। आप ही बताओ दीदी, जिसकी बड़ी बहन कुंवारी बैठी हो, वो कैसे चैन से बैठ सकता है? और जब मेरी बहन की आंखों में मुझे शादी के सपने दिखाई देते हैं तो मेरा मन अपने तकदीर को कसूरवार समझता है, परंतु वो भी हमारे घर की आर्थिक परिस्थिति को भली भांति समझती हैं और कभी शादी की बात का
जिक्र नहीं आने देती। मैंने और मेरी माँ ने कई बार कोशिश की कि हम इधर उधर से थोड़ा इंतज़ाम करके बहन की शादी कर दें, परंतु रिश्ते वालों की बड़ी मांग और दहेज प्रथा के चलते ये सपना पूरा होते हुए नहीं दिखता। दहेज प्रथा ने हमारे देश को बहुत गहराई तक जकड़ रखा है, जिसका निवारण होना अनिवार्य है। इसलिए दीदी, हम अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहे। और फिर आप तो जानते ही हो कि हम जैसे गरीब लोगों की मदद कौन करता है। दिलासा देकर तो सब चले जाते हैं, परंतु जब मदद का समय आता है तो सब पीछे हट जाते हैं और कोई सामने नहीं आता। इसलिए जैसे भी हो, खुद ही अपने पैरों पर खड़े होकर सब कुछ करना पड़ता है। अपनी बेटी की शादी ना होते देखकर माँ भी कुछ खुश नहीं है और वो चाहती हैं जल्दी से उसकी बेटी के हाथों में शादी की मेहंदी लगे। लाख बार सोचने के बाद भी मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि माँ के दिए हुए संस्कार मुझे कोई गलत काम करने की आज्ञा कभी नहीं देंगे, परंतु फिर भी मैं हालात के आगे मजबूर था। इसलिए दीदी, मैंने ना चाहते हुए भी चोरी जैसे गैर कानूनी काम को अंजाम देने के बारे में सोचा और आपके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लगभग 10-15 दिनों तक बहुत सारे घरों में चोरी का सामान खोजने के बाद अंत में हमने आपके घर को चुना और चोरी की घटना को अंजाम दिया। हमने आपके घर से लाखों रुपयों का सामान चुरा लिया, जिसमें कुछ नगद रुपए और आभूषण शामिल थे। ये सब करने के बाद मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मेरी बहन का विवाह हो जाएगा और मेरी माँ और मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ एक बात और सच है कि इस चोरी वाली बात के बारे में ना तो मेरी माँ को कुछ पता है और ना ही बहन को, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होगा। हाँ, पर मैंने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की कि अब उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कह दिया कि अब किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और कोई अच्छा लड़का देखना शुरू कर दिया जाए। बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं कहीं से दावत के लिए पैसों का और शादी के लिए आभूषणों का इंतज़ाम कर दूंगा। ये सब सुनकर मेरी माँ और बहन दोनों फूले नहीं समा रहे थे। उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी जो मैंने बरसों के बाद देखी थी।
खुशी खुशी में उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं ये सब इंतज़ाम कैसे करूँगा। वो तो बस इस 2 पल की खुशी का आनंद लेना चाहते थे। शादी की बात सुनकर मेरी बहन का चेहरा खुशी से दमकने लगा और वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। ये सब देखकर मैं भी गदगद हो गया और पहली बार एहसास हुआ कि भाई का कर्तव्य निभाने का आनंद और सुख कितना मनमोहक होता है और एक गहरी तसल्ली मन को देता है। शादी के बाद मैंने एक योजना भी बनाई कि बहन की शादी करवाने के बाद मैं माँ को लेकर 4 धाम की यात्रा पर जाऊंगा और उनके अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। लेकिन दीदी, मैं मन ही मन ये जानता था कि क्या एक बहन का घर उजाड़ कर और दूसरी बहन का बसाकर मैं सुखी रह पाऊंगा। ये सब उधेड़ बुन मेरे मन में चल रही थी और मेरा मन बार बार मुझसे यही प्रश्न कर रहा था। मैं भली भांति जानता हूँ किसी और को नुकसान पहुंचाकर अपना घर भर लेने की भावना से किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये पत्र लिखने का निर्णय किया। निर्णय करते ही मेरे अंदर एक अजीब सा उत्साह और सांत्वना का एहसास हुआ। तब मैं समझ गया कि मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हमें कभी भी अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे को परेशान करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर मेरी बहन के भाग्य में शादी लिखी होगी तो फिर चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, रोक नहीं पाएगा। और अगर नहीं लिखी होगी तो चाहे कोई कितना भी जतन कर ले, करवा नहीं पाएगा। फिर मुझे बड़े बूढ़ों की बात भी याद आई जो कहते थे कि भगवान ऊपर से ही सबकी जोड़ियां बनाकर भेजता है, हम कौन होते हैं करने वाले। उसी समय मैंने आपके सारे पैसे और आभूषण लौटाने का निश्चय कर लिया था। बहुत सोचने, विचारने और गंभीरता से मनन करने के बाद मैंने ये निश्चय किया कि मैं इस तरीके से पत्र लिखकर आपको आपके पैसे और आभूषण वापस कर दूंगा, क्योंकि पत्र लिखकर मैं आपसे क्षमा भी मांगना चाहता था कि आपके मन में अगर थोड़ी सी भी मेरे लिए दया हो तो मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ़ कर दें। दीदी, मैंने आपका सारा सामान एक थैले में रख दिया है और थैला आपके मेन गेट के बाहर रखा है। जब तक आप उस थैले को लेकर अंदर नहीं जाते तब तक मेरी नज़र उस थैले पर ही बनी रहेगी, ताकि कोई और चोर उचक्का उसे चुरा ना ले। ये सब सुनकर नेहा हक्की बक्की रह गई और घोर आश्चर्य से भर गई कि भला ऐसा भी कोई चोर संसार में होता है जिसका दिल इतना साफ, इतना पवित्र और कोमल हो। आज से पहले नेहा ने अपने पूरे जीवन में
ऐसी किसी घटना का सामना नहीं किया था। मन ही मन उसे भगवान की दयालुता का एहसास होने लगा था। एक साथ कई सारे भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे और सब कुछ छोड़कर मेन गेट की तरफ भागी। नेहा ने एक ही झटके में दरवाजा खोल दिया और देखा तो थैला वहीं पर रखा था। वो दौड़ती हुई थैला अंदर लेकर आ गई और पलंग पर पलटकर खाली कर दिया। वो देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ये सारे के सारे पैसे और वही आभूषण सही सलामत वापस आ चुके थे और अब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और साथ ही साथ घोर आश्चर्य, मानो जैसे उसकी जान लौट आई हो। और अपना सामान देखकर वो मन ही मन बेहद प्रसन्न हुई तथा उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। नेहा ने सभी पैसों और जेवर को अपने हाथ में उठाया और गले से लगा लिया। एकाएक अचानक उसे उस पत्र का विचार हुआ और सोचा कि मैं तो उसके बारे में भूल ही गई। ऐसा सोचते ही वो फिर से मेन गेट की तरफ भागी और चारों तरफ देखने लगी। रास्ता एकदम साफ था तथा दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चोर का तो नामो निशान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो सारी कायनात ने मिलकर नेहा को उसके जीवन का एक बड़ा उपहार भेंट में दे दिया है। पत्र अभी भी कुछ बाकी था। उसमें आगे भी कुछ लिखा था। लिखा था कि दीदी, मैं मानवता का दोषी हूँ और मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। इसके साथ ही मैं कानून का भी दोषी हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कृपया केस वापस ले लीजिए ताकि मैं और मेरा परिवार सुख शांति से रह सकें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो लोग एक ना एक दिन मेरा पता लगा ही लेंगे और मेरे जेल जाने के बाद मेरी माँ और बहन का कोई अपना ना होगा जो उनकी देखभाल कर सके। इसलिए मुझ पर ये कृपा कीजिए और ये इल्ज़ाम वापस ले लीजिए ताकि मैं खुशी खुशी अपने परिवार की सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं और उनके सपनों को पूरा कर सकूं। नमस्कार। नेहा ने तुरंत जाकर ये पूरी वारदात अपने परिवार के सदस्यों को सुनाई। सभी ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और गंभीर होकर सोचने लगे कि क्या ऐसे घोर कलयुग में ऐसा भी हो सकता है। इसका अर्थ है अब भी मानवता और धर्म संसार में बाकी है। वापस मिले हुए जेवर और रुपये भी नेहा ने पूरे परिवार को दिखाए। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और माँ तो वापस आए धन को देखकर अत्यंत सुखी थी। सभी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस चोर की इंसानियत और मानवता की प्रशंसा की। नेहा ने तुरंत जाकर केस वापस ले लिया और सभी लोग खुशी खुशी
रहने लगे। परंतु नेहा अभी भी कुछ करना चाहती थी, जो उसके मन को बार बार कुरेद रहा था। उसने तुरंत अपने मित्रों की सहायता से किसी भी तरह उस ईमानदार चोर का पता लगाया और उससे मिलकर उसका दुख दर्द समझा। नेहा ने न केवल उसका दुख समझा, बल्कि उसकी बहन का विवाह भी पूरे जोर शोर से करवाया। दोनों परिवार अब एक दूसरे के मित्र बन चुके थे और खुशी खुशी बड़े आनंद से एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते। तो दोस्तों, ये थी नेहा और उस ईमानदार चोर की कहानी, जो हमें ये प्रेरणा देती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों और हालात कैसे भी हो जाएं, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। अच्छी करनी का फल अच्छा होता है और बुरी का बुरा। ये सृष्टि का अटल सत्य है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। धन्यवाद। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। आप महसूस कर रहे हैं कि नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।